अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। ये है स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान आज ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में 3 ODI मैच सीरीज़ का दूसरा वनडे इंटरनेशनल खेला जाने वाला है। पहले वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने चेस करते हुए 281 रन चेस किए और 5 विकेट से कामयाबी हासिल की। या सबसे खुशाइंद बात इस वनडे इंटरनेशनल की ये थी कि 2 यंगस्टर्स ने या 2 ऐसे प्लेयर्स ने जिन्होंने इतने ODIs खेले नहीं है पाकिस्तान के लिए, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया और मेक श्योर किया कि आखिरी वक्त तक विकेट पर डटे रहें और पाकिस्तान ये टारगेट अचीव कर सके और पहले ODI में कामयाबी हासिल कर सके। पाकिस्तान के लिए बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हसन नवाज, हुसैन तलत ने रन स्कोर किए। पाकिस्तान के लिए शाहिन शाह अफरीदी और नसीम शाह ने विकेट्स हासिल की। सो एवरीथिंग वर्किंग फॉर पाकिस्तान इन द फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल। दूसरे वनडे इंटरनेशनल में क्या वही प्लेइंग 11 होनी चाहिए और साथ साथ पहले वनडे इंटरनेशनल में जिस बैटिंग ऑर्डर से पाकिस्तान टीम खेली है, इज़ दैट द आइडियल बैटिंग ऑर्डर और क्या सही चीज़ें होती हुई नजर आई हमें वनडे इंटरनेशनल में। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर वक्त ने ज्वाइन किया हुआ है और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, जैसे मैंने इंट्रो में कहा, बड़ी खुशी होती है जब यंगस्टर्स या वो प्लेयर्स जो नए नए आए होते हैं किसी एक फॉर्मेट में, वो आपको परफॉर्म करके देते हैं। इवन दो काफ़ी डाउट्स थे हुसैन तलत के इर्द गिर्द, कई सालों से उन्होंने पाकिस्तान के लिए वनडे नहीं खेला था, 2019 में खेला था आखिरी बार। उनकी और हसन नवाज की पार्टनरशिप बहुत खुशाइंद है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। जी, हुसैन तलत पे इतना मुझे कम से कम डाउट नहीं था क्योंकि वो सीजन प्लेयर है। डोमेस्टिक में और बल्कि हसन नवाज का था कि उनका नंबर T20 में ठीक है, 5-6 नंबर खेल लेते हैं, 4 नंबर खेलते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आए और मैच विनिंग इनिंग खेली अपने पहले ही मैच में, वो अमेजिंग है। दोनों की पार्टनरशिप बहुत अच्छी रही और यंगस्टर की आपने बात की, बिल्कुल सुफियान मुकीम भी खेल रहे हैं और कुछ पुराने प्लेयर्स भी खेल रहे हैं इसके अंदर। हमें शायद अब और आगे जाके हमें कुछ और नए प्लेयर को आजमाना चाहिए। अबरार को हमें ट्राई करना चाहिए एज ए स्पेशलिस्ट बॉलर। 3 स्पेशलिस्ट बॉलर खेले जिसमें से एक का काफी अरसे के बाद कमबैक था, नसीम शाह का। तो हमें और यंगस्टर को ट्राई करना चाहिए। नो डाउट हमने न्यूजीलैंड में भी ट्राई किए थे लेकिन कुछ प्लेयर कामयाब नहीं हुए, इसकी वजह से हम कुछ पुराने प्लेयर्स को लेके आए थे। और रूम है पाकिस्तान की मैनेजमेंट के पास कि एक आध स्पिनर और शामिल किया जा सकता है, क्योंकि फ़हीम अशरफ ने पहले वनडे इंटरनेशनल में से 3 ओवर्स ही कराए। सो यू गॉट टू आस्क द क्वेश्चन कि क्या रोल बनता है और क्या रोल डिफाइन किया गया है मुख्तलिफ प्लेयर्स का। हम आगे चल के पाकिस्तान के बॉलिंग सेटअप के बारे में बात करेंगे, बट आई वॉन्ट टू स्टार्ट ऑफ टॉकिंग अबाउट हसन नवाज एंड हुसैन तलत। सिकू भाई, हसन नवाज को जब हम T20 में देखते हैं तो काफ़ी जल्दबाजी करते हुए नज़र आते हैं। अच्छी बात इस वनडे इनिंग्स की ये थी कि थोड़ा सा टाइम लिया, उन्होंने सेटल डाउन हुए, रियलाइज़ किया कि सिचुएशन ऐसी है कि विकेट पर रुकना ज़रूरी है और ये प्री रिक्विजिट है किसी भी इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर के लिए। ठीक है, एक चीज़ पहले मैं कह दूं फिर मैं हसन नवाज पे आता हूँ कि इसमें इस मैच में बहुत बड़ी एक चेंज है। वो ये है कि वो ये मैच सुबह हो रहा है वहाँ के स्टैंडर्ड्स के टाइम से, हम यानी कि पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम से। वो डे नाइट था, ये डे मैच। मैं पढ़ रहा था उसके बारे में, तो जो आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि जो मॉर्निंग में वहाँ मैचेस होते हैं वो बड़े ही खतरनाक होते हैं जो पहले बैटिंग करता है। तो उधर जो भी मतलब बहुत ज़्यादा मूव करता है, आप कह रहे हैं गेंद मूव करता है, उसमें खासा मॉइस्चर होगा। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि इंडिया भी वहाँ पे एक दफ़ा 190-180 में फंस गई थी शायद, समथिंग लाइक दैट, मुझे टोटल याद नहीं है। तो थोड़ा सा ये चेंज आएगा कि ये डे नाइट नहीं है, ये पूरा दिन का और सुबह का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा ख़तरनाक होगा। अब आते हैं हसन नवाज पे। हसन देखें, हसन ने पोटेंशियल अपना शो कर दिया, बहुत ज़बरदस्त शो कर दिया सब कुछ से। नाउ अपने आप को वो ट्रिम आउट कर दे, अब ट्रिमिंग करे अपनी कि किस तरह उसने फ्यूचर में खेलना है, कोई उसको अच्छा गाइड कर दे तो ही कैन बी अ सुपरस्टार। जिस तरह उसके हाथ में पावर है, हमने देखी है कि वो जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, वो जो मारता है उसकी टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त है। मैं यही बैठा गौर कर रहा था, मैंने कहा इसका बल्ला तो चेक करेंगे कौन सा बल्ला है भाई, ऐसे करता है तो छक्का इधर भी हो जाता है, इधर भी हो जाता है। तो उसमें एवरीथिंग इज़ देयर। आप उसको अच्छी तरह ट्रिम आउट करके उसको एक प्लेयर बनाना है। अब ये क्रिकेट बोर्ड, कोच, इनका काम है कि उसके ऊपर नज़र रखें और उसको सर पे ना चढ़ने दें उसके कि भाई आप इसको करें। तो आई थिंक कि ही विल इम्प्रूव अ लॉट। बेसिकली उनके स्टाइल ऑफ प्ले में ज़्यादा चेंजेस किए बगैर उनको ये एहसास दिलाना है कि जी आपका विकेट पर रुकना ज़रूरी है, ख़ासतौर पे अगर सिचुएशन की ये डिमांड हो। एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अहमद शहजाद का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे इस पार्टनरशिप पर और परफॉर्मेंसेस पर, साथ साथ चेंजेस क्या होनी चाहिए दूसरे वनडे इंटरनेशनल की, इस पर बात होगी। हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। बात हो रही है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान आज होने वाले दूसरे वनडे इंटरनेशनल के लिए। उससे पहले ज़रा हम ओवरव्यू ले लें अपने एक्सपर्ट से कि उनकी नज़र में पहला वनडे इंटरनेशनल पाकिस्तान ने खेला कैसा खेला। देयर वर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स इन द फर्स्ट ओडीआई। बस अब ज़रूरत है तो कंसिस्टेंसी की और इसी परफॉर्मेंस को बरकरार रखने की। अहमद, ज़्यादती होगी अगर अगर हसन नवाज़ और हुसैन तलत पर बात ना करें। हुसैन तलत को भी जिस तरह हैंडल किया है वो शायद इतना अच्छा था नहीं, क्योंकि एक प्लेयर जैसे राशिद भाई कह रहे हैं सीजन प्लेयर है, डोमेस्टिक खेलते रहते हैं, परफॉर्म करते रहते हैं, पीएसएल में भी हमें नज़र आते हैं लेकिन मुस्तकिल नज़र नहीं आते हैं। ऐसे प्लेयर जिनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उनके अंदर टैलेंट है, तो फिर उनको सही हैंडल करना और सही मौके फराहम करना बहुत ज़रूरी है। उनको सेटल होने देना चाहिए अगर वो इस तरह की मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं पाकिस्तान के लिए। उनकी इनिंग क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा देखते हैं क्या वजह बनती है। देखिए, पाकिस्तान चेस कर रहा था 280-82 रन जो है, थोड़ा सा स्कोर तो ज्यादा, बॉलिंग पे भी बात कर लेंगे, ये आपने कल की होगी, तो स्कोर तो ज्यादा था। फिर ऊपर से साइम अयूब को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस हुआ, अंडरलाइट बॉल हो रहा था सील्स का। दो ही बॉलर हैं उनके पास जो इस टीम में थोड़े से बेहतर हैं। ब्लेड्स तो बिल्कुल उनके ऑर्डिनरी से बॉलर है, लेफ्टी ना, उनके पास पेस है, सिर्फ हाइट का एडवांटेज है, स्विंग उनके पास था नहीं। तो उनका जोसेफ था और सील्स, ये दो बॉलर हैं। सील्स ने बड़ा जबरदस्त बॉल किया और साइम अयूब चलते बने। उसके बाद बाबर आजम अंदर आए। देखिए, शुरू के अंदर बाबर आजम भी बड़े अरसे बाद मैचेस खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बड़ा कोई कंसिस्टेंटली खेलते आ रहे हैं। टाइम लगता है, इंटरनेशनल क्रिकेट होता है, थोड़ा सा इंसान को प्रेशर होता है, वो ऑब्जॉर्व करना पड़ता है। उसके बाद जो वो भी आउट, पिच नीचे से दूसरा भी अब्दुल्ला शफीक बड़ा अच्छा खेल रहा था, वो आउट हो। फिर रिजवान आए, फिर इनकी पार्टनरशिप लगी। रिजवान जब आए, बाबर 20 पे खेल रहे थे। अब ये जो हसन नवाज और हुसैन तलत की जो इनिंग है वो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों नए प्लेयर हैं, ठीक है, एक कमबैक कर रहा है और एक बिल्कुल नया। और जब आपके सीनियर प्लेयर्स जो थे मेरे हिसाब से वो बहुत लंबा खेल गए और लंबा खेल गए और एक्सेलरेटेड किया ही नहीं उन्होंने। फिर हमेशा पास के अंदर भी हम लोग बहुत ज्यादा मैचेस इसी तरह हारे हैं कि हमारे बीच में से या सीनियर प्लेयर्स जो होते हैं वो, हम ये नहीं कहेंगे अपने लिए खेल रहे हैं, हम ये कहते हैं कि वो कैलकुलेट ही नहीं उन्हें करना आता मैच। हम कहते हैं कि उनकी कैलकुलेशन ही नहीं है मैच की। और वो हमें दुनिया भर में होता ही है कि सीनियर प्लेयर आसानी करते हैं, ये मुश्किल कर देते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा लंबा खेल गए, 50 कर लिए, इट्स ओके। लेकिन फिर अब जब 50 खेल लिया है, थोड़ा ज्यादा स्लो खेल गए हो, तो यार अब उसको आप सेट खेल रहे हो, फिनिश की तरफ जाना है। ये नहीं करते हैं। वहां पे ये किन प्लेयर्स पे छोड़ के आ गए? नए प्लेयर्स पे। और आपको पता है कि ये जो नंबर हुसैन तलत का है और हसन नवाज का, ये सबसे मुश्किल नंबर है। इस नंबर पे हमने लोगों को 50-50 इनिंग खिलाई है कि यार नहीं, ये बड़ा मुश्किल नंबर है। हाँ, तो ये एक्सेप्शनल इनिंग इन दोनों प्लेयर्स की इसलिए है कि दोनों, एक तो कमबैक पे एक नया और दूसरा कि बड़ी मुश्किल सिचुएशन में छोड़ के गए थे आपके सीनियर प्लेयर। और हसन नवाज और हुसैन तलत को जितना क्रेडिट दिया जाए इस इनिंग पे, जो रोज रोज नहीं खेली जाती है, याद रखना। आप ये ना हो कल फेल हो जाए तो हम कहिए इन्होंने क्या किया, नहीं, एक्सेप्शनल इनिंग खेली है। 9वें नंबर की टीम है वेस्ट इंडीज की, और उनके साथ भी जिस तरह आप एंड में जाके आपके यंगस्टर्स ने मैच जितवाया, मेरे ख्याल से थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग के अंदर होनी चाहिए थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि पहले की तरह अब भी आपके यंगस्टर्स ही हैं जो आपको मैचेस जितवा रहे हैं, और इसीलिए हम कहते हैं इनफॉर्म बैट्समैन का बड़ा फर्क पड़ता है। राशिद भाई कह रहे थे कि साहिबजादा फरहान को रोकना चाहिए था, वो इसीलिए कह रहे थे कि आप देखिए पूरी टीम की बैटिंग में और हसन नवाज की बैटिंग में फर्क नजर आया। क्यों? वो इनफॉर्म प्लेयर हैं। इसी तरह अगर आप फखर जमान के बाद साहिबजादा फरहान को रोक लेते तो वो आपके इनफॉर्म प्लेयर थे, आपको फर्क नजर आता और मुल्क का फायदा होता। तो ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा चक्कर। एब्सोल्युटली। और जिस तरह अहमद कह रहे हैं कि हर बार ऐसा होगा नहीं कि मुख्तलिफ सिचुएशंस को आसान बना दिया जाए या मुश्किल सिचुएशंस में इसी तरह की परफॉर्मेंसेस आ जाए, तो अपर टॉप ऑर्डर को और मिडिल ऑर्डर को बेहतर सिचुएशन डेवलप करनी पड़ेगी लोअर मिडिल ऑर्डर के लिए, ताकि वो चेजेबल सिचुएशन में आ सके। बट अहमद ने एक बात ये भी कही, दानिश भाई मैं एक बात कहता हूँ, मैं 8 साल पहले अगर खेल रहा था ना वनडे, तो मैं जब 70 के स्ट्राइक रेट से खेलता था ना, 2 दिन कैंपेन नहीं रुकती थी। तो 8 साल के बाद भी अगर 73 और 76 के स्ट्राइक रेट को गुड कहना है तो फिर हम वापस आ जाते हैं। लॉट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन एज वेल। आप कितने रन चेज कर रहे हैं, कंडीशंस क्या हैं, उस हिसाब से भी आपके स्ट्राइक रेट को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। बट राशिद भाई, अहमद ने एक और बात ये भी कही कि हमने स्कोर ज़्यादा बना दिया। आपको ऐसा लगता है कि स्पिनर्स ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे और स्पिनर्स का ज़्यादा रोल नज़र आ रहा था? ये वजह है कि आपके जितने भी स्पिनर्स थे, इवन जो पार्ट टाइम ऑप्शंस थे जैसे साइम अयूब थे, उन्होंने भी 10 ओवर कराए। सासिद सलमान
सलमान अली आगा ने भी 10 ओवर कराए। पेसर्स अपने पूरे ओवर्स करा नहीं पाए, लेकिन विकेट्स शाहिन शाह अफरीदी और नसीम शाह को वो जो टेल की विकेट्स थी वो मिली। आपको ऐसा लगता है कि एक और स्पिनर हम खिला सकते हैं फ़हीम अशरफ की जगह, ख़ास तौर पे क्योंकि उन्होंने सिर्फ 3 ओवर्स कराए? भाई टीम है पाकिस्तान की T20 और वनडे में कवर प्लेयर खिलाती है कि अगर बैटिंग आ गई तो वो बैटिंग कर लेगा, बॉलिंग की अगर जरूरत पड़ी तो बॉलिंग कर लेगा। जब हुसैन तलत खेल रहे हैं ना, जब हुसैन तलत खेल रहे हैं तो कोई कवर की जरूरत नहीं है 3 ओवर। एब्सोल्युटली अच्छा बॉलर है, बॉलिंग कर लेता है। तो फ़हीम अशरफ को T20 तक रखें तो वो बहुत अच्छा और बहुत जबरदस्त प्लेयर है। और 3 वर्ल्ड कप हमने मिस कर दिया, मैं बार बार यही कहता हूँ। उसको हम जब लेके आए तो फिर अब ओडीआई में भी लेके आ गए, लेकिन कवर प्लेयर है वो बॉलिंग करना चाहे तो 3 ओवर कर लेगा, बैटिंग करना चाहे तो मैच भी जिता देगा, वो प्लेयर अच्छा है। लेकिन एक स्पेशलिस्ट बॉलर मिस हो रहा है, आपको अबरार को डालना पड़ेगा। आपके पास 3 स्पेशलिस्ट बॉलर है जिसमें एक का शोल्डर ठीक नहीं है, उसकी पेस नीचे आई हुई है, स्विंग बंद हुई है नसीम शाह की, और जो हमें विकेट लेनी थी मिडिल में वो तो हमने ली नहीं। 26 ओवर से 40 ओवर तक हमारी विकेट नहीं गिरी, जिसकी वजह से ऐसी बॉलिंग में 284 तो बनेंगे, 83 बन जाएंगे। वेस्ट इंडीज की बैटिंग अच्छी है, लेकिन ऐसी नहीं है कि पूरे 50 ओवर पूरी बॉलिंग पे खेल जाए। 3 स्पेशलिस्ट पे ये 300 प्लस रन बनने चाहिए थे, वो तो शुरू में आउट हो गए इनके, वरना पाकिस्तान को मुश्किलात हो सकती थी। पाकिस्तान को बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ है, बॉल थोड़ी सी गीली हुई है। हसन नवाज गीली बॉल हो या सूखी बॉल हो, वो उसके डेज है, वो कहीं पे भी पाकिस्तान को मैच जिता सकता है। जहां पे वो खेलने आता है, बांग्लादेश में देखें और फिर भी देखें, वो इम्पैक्ट छोड़ जाता है हर मैच में। T20 में भी पिछले 2 मैचेस देखें, वो जब आता है वो पाकिस्तान को वहां से पूरे हालात से निकाल के बाहर ले जाता है। ऐसे बहुत रेयर इंसिडेंट होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। और ये सिकू भाई जैसे कहते हैं कि फ्यूचर का बड़ा स्टार लग रहा है, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस मुकाम पे आने के लिए। तो कर ली, अब इस पे स्टे करने के लिए करनी पड़ेगी। और ये अगर तो चलता रहा, हमारी दुआएं हैं, तो पाकिस्तान टीम कहीं से भी जाके मैच जीत सकती। और कोई भी नया प्लेयर जब इंटरनेशनल स्टेज पर आता है और इम्पैक्ट क्रिएट करता है तो उसकी बेशक बहुत तारीफें होती हैं, बट वहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि आप कितना ऊंचा उड़ सकते हैं। आपने कंप्लेसेंट नहीं होना, और जो आपको मिल रहा है, जो आप अचीव कर रहे हैं, उसको लेकर बैठना नहीं है कि जी मैंने तो बहुत अचीव कर लिया। आप ग्रेटनेस तक जा सकते हैं अगर आप मेहनत करते रहें, जैसे राशिद लतीफ़ कह रहे हैं। सिकू भाई, ये हम पहली दफ़ा नहीं देख रहे कि एक प्लेयर है जो कि वेरिएशंस दे सकता है आपको। जैसे हुसैन तलत हैं, वो बॉलिंग कर सकते हैं और PSL में भी हमने उनको बॉलिंग करते हुए देखा है, और वो भी 1-20 1-25 की पेस पे बॉलिंग करते हैं, और इसी पेस पे फ़हीम अशरफ भी बॉलिंग कर रहे थे पिछले मैच में। आपको लगता है कि इन 3 ओवर्स के लिए अबरार की जगह फ़हीम को खिलाना बनता है, या फिर आप हुसैन तलत को यूटिलाइज़ कर सकते हैं एज अ कवर, जैसे राशिद भाई कह रहे हैं? भाईजान, हम तैयारी कर रहे हैं उसकी एशिया कप की, वो तो है T20 का जी। मैं कब से रो रहा हूँ कि भाई आप खिलाएं, आपको ज़रूरत पड़ेगी। अभी फिर मैं क्रिकेट बोर्ड को एडवाइस कर देता हूँ, नकवी साहब को, कि सर आप प्लीज़, मुझे नहीं पता उनको एडवाइस करने का फायदा नहीं, इसलिए करनी वो नहीं, मैनेजमेंट तो नहीं सुनती ना हमारी, ये लोग सुन लेते हैं कभी कभार, पता लगता है कि ये लोग ने सुन लिया है कि सर उससे कोच से बात करें कि हमने टीम बनानी है, हमने आपसे ये बहुत अच्छे कोच हैं, सब कुछ है, मगर टीम भी तो साथ साथ बनाए। अभी हमारा वनडे इसके बाद पता नहीं कब हो, आप ये जितने लड़के बाहर बैठे हैं, इब्रार है, नवाज है, हसन अली है, हारिस है, आप खिलाएं इन्हें, रोटेट करें, कुछ नहीं फर्क पड़ता, आप करें कह के। जितने की भी नाम लिए उनकी तो जगह ही नहीं बनती सर वनडे में। नहीं, वनडे में नहीं बनती, मगर भेजा है तो खिलाएं ना। मतलब आपने क्या उनको वेस्ट इंडीज देखने के लिए भेजा था? यही तो रो रहा हूँ। क्या सोच के भेजा था ये तो किसी को भी नहीं पता। मैं सिर्फ ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी अहमद शहजाद ने बातें की हैं वो बिल्कुल 100% सही है। याद है हम क्या कहते थे, वो अपने आईसीसी रैंकिंग, अगर किसी से बात करो तो देखें वो तो आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 है, वो नंबर 2 है, तो भाई वो अपनी रैंकिंग के लिए बिल्कुल वो सही कह रहा है कि आपने 38 ओवर खेल लिए थे, 38 ओवर में 100 रन छोड़कर आराम से आके बैठ गए, जी मैंने तो कर लिया। यही एशिया कप में हुआ था जब हमने 180 करने थे, 4-6 की एवरेज थी, जब वो रिजवान साहब आउट होकर आए तो 18 की एवरेज थी। तो मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा, हमारे जो कप्तान थे साबिक, वो लड़ पड़े थे मुझसे कि जी अभी आसिफ है वो छक्के मार के पूरा कर लेगा। तो मैंने कहा भाई रिटायर क्यों नहीं हो जाते, वो अगर से रन्स नहीं बन रहे, अब 6 ओवर पहले रिटायर हो जाए ना, कुछ करें। तो ये वही
फैक्टर है इधर जो कि हमें तोड़ना है, अदरवाइज आपकी टीम तरक्की नहीं करेगी। वो बिल्कुल सही कह रहा है कि अब जब नए बच्चों में कोई पोटेंशियल नजर आ रहा है, हमें उनको चांस देके, उनको कॉन्फिडेंस देके उनको स्टार बनाना है। नहीं, फिर बात घूम के वहीं आ जाती है जो थोड़ी देर पहले अहमद कह रहे थे कि अगर आप नंबर 5 और 6 और 7 के लिए इम्पॉसिबल सिचुएशंस क्रिएट कर दें, हाँ बिल्कुल, या इम्पॉसिबल सिचुएशंस क्रिएट कर देंगे कि आपने 20 बॉलों में 50-60 रन बनाने हैं, तो वो 10 मैचेस में से 2-3 बार ही हो सकता है, 7 बार ऐसा होना मुमकिन नहीं होगा। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर पाकिस्तान की सेकंड नेशनल क्रिकेट स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लोर। डिस्कशन हो रहा है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरे ओडीआई मैच से मुतालिक। हम पहले ओडीआई की अगर बात करें तो अहमद, एक तरफ शाहीन ने 4 विकेटें ली, एक तरफ नसीम ने 3 विकेटें ली। अगर हम यहाँ पर ज़रा सा भी क्रिटिकली एनालाइज किया जाएगा इनको तो काफ़ी नेगेटिवली लिया जाएगा उसको, बिकॉज लोग बोलते हैं कि परफॉर्मेंस हो रही है, उसके बावजूद अगर आप क्रिटिकली एनालाइज करें थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है। बट अगर हम देखें तो शाहीन की ओवर द ईयर्स पेस कम से कमतर होती जा रही है। डज दैट मेक अ डिफरेंस, या आपका लीड बॉलर एक्सप्रेस पेस वाला ना भी हो लेकिन आपको विकेट्स निकाल के दे रहा हो तो दैट्स गुड इनफ? विकेट्स किस टाइम पे निकाल के दे रहा है, दैट्स गुड इनफ। क्रंच मैचेस के अंदर जो क्रंच सिचुएशन, जो पावर पॉइंट्स होते हैं वहां निकाल के दें तो बहुत अच्छी बात है। जहां पार्टनरशिप डेवलप्स है वहां पे आउट करें तो बड़ी जबरदस्त बात है। एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप अटैक करने जाते हैं और अंधाधुंध मार रहे हैं, उस टाइम पे विकेट का फायदा तो उस टाइम पे भी होता है लेकिन वो लेस फायदा होता है। देखिए शाहीन का बहुत बात की है हमने पहले भी, और उनको मौके भी पूरे दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है 4 आउट उनके विकेट कॉलम में है, लेकिन जिन्होंने पूरा मैच देखा होगा उनको आइडिया होगा कि किस तरह की बॉलिंग हुई है। वो जो एक अब थ्रेटनिंग बॉलिंग होती है, जो वर्ल्ड क्लास टीम जो खेलती है, आप ऑस्ट्रेलिया की साइड खेल रही हो, एक तरफ से मिचेल स्टार्क प्रेशर डाल रहा होता है, एक तरफ से हेजलवुड प्रेशर डालता है, दूसरी तरफ से कमिंस आ जाता है। पाकिस्तान की बॉलिंग बड़ी ऑर्डिनरी लगी। अगर इस 9वें नंबर टीम के खिलाफ पाकिस्तान 290 स्कोर करवा रहा है तो आप खुद ही बता दें कि किस तरह की बॉलिंग होगी। और बड़े इवेंट्स के लिए क्या आप रेडी हैं? आपके पेस अटैक में तो कोई एक एक्सप्रेस बॉलर ही नहीं है, पेस वाला बॉलर ही नहीं है। नसीम शाह का 1-2 बॉल गालिबन 140 पे टच हुए, बाकी 132, 33, 34 पे बॉलिंग वो करते रहे, रिदम में ही नहीं लग रहे बिल्कुल, वो भाग ही इतना टाइट रहे हैं। वो जो एक बॉलिंग यूनिट का एक ग्रुप होता है ना, आप इनकी अगर बॉलिंग का ग्रुप निकाल के देखेंगे ना मैप, आपको पता लगेगा कि एक जो है ना शादरे की तरफ जा रहा है और एक लाहौर की तरफ है। तो इस तरह की बॉलिंग हुई है। और फिर रही सही कसर जो है, क्योंकि इतने ऑलराउंडर जिस तरह सिक्कू भाई ने मेंशन किया था कि आप 20-20 ओवर तो बीच में जो है पार्ट टाइमर से करा देते हैं, और भाई वो इब्रार का टाइम है, वहां इब्रार ने आके आउट करने हैं, वहां पे विकेट टेकिंग है। आपको समझ नहीं आती है कि वनडे में आजकल आप रन्स का फ्लो नहीं रोक पाएंगे जब तक आप आउट नहीं करेंगे। फिर अगर इब्रार भी नहीं है तो अपने मेन बॉलर्स के अंदर से तो बीच में कोई लेके आए, 2-2 ओवर का उसको स्पेल कराएं ताकि बीच में विकेट गिरे। लेकिन रिजवान के लिए मुश्किलात ये है कि उन्होंने ओवर पूरे कराने होते हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है कि यही बेहतरीन टाइम है ये 20 ओवर निकलवाने का। तो भाई रिजवान खुद ही कप्तान है, हम तो नहीं कह रहे कि ये करें। और माइक हैसन जब से आए हैं कुछ प्लेयर्स के साथ वो बहुत ठीक कर रहे हैं, कुछ प्लेयर्स के साथ उन्होंने मुफ्त के ही जो है सोतेले बेटों की तरह वो कह रहे हैं। और उसमें से एक अबरार है जिसको ना T20 खिलाया जा रहा है, ना उसको अब वनडे खिलाया जा रहा है। अच्छा खासा आपका बना बनाया बॉलर है, अब उसके कॉन्फिडेंस का बेड़ा गर्क कर देंगे और फिर एकदम आप इवेंट के अंदर उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि आओ हम लेट्स डू द वर्क फॉर अस, वो उस कॉन्फिडेंस में होगा नहीं। तो मुझे तो बॉलिंग यूनिट में बहुत ज्यादा मसाइल नजर आते हैं। उसमें ना पेस मौजूद है, हारिस रऊफ खेले नहीं, इंजरी थे, जब खेलते हैं कंसिस्टेंट नहीं है, 6 में गंदी बॉलिंग करते हैं, 1 में अच्छी। तो पाकिस्तान का बॉलिंग यूनिट जो कि हमेशा से पाकिस्तान की पहचान रहा है, स्ट्रेंथ रहा है, वो अब आके इतना नीचे गया हुआ नजर आ रहा है कि 9वें नंबर की टीम वेस्ट इंडीज भी आपके अगेंस्ट 280-82 स्कोर करती है। इट्स अ बिग साइन ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। राशिद भाई, आपने नोट किया होगा बहुत मोहतात अंदाज में मैंने सवाल किया था शाहीन और नसीम से मुताल्लिक़, क्योंकि मोहतात होना थोड़ा बहुत बनता है। एक ने 4, एक ने 3 विकेट्स लिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि कब ली हैं। हैविंग सेड दैट, क्या पेस ना हो तो एक बॉलर लीड बॉलर नहीं बन सकता राशिद भाई, या फिर पेस कम हो भी जाती है तो आपके अंदर वेरिएशंस डेवलप होनी चाहिए? जैसे वसीम भाई की शायद ओवर द इयर्स इतनी ज़्यादा पेस कम नहीं हुई हो, लेकिन एज ही मूव्ड अलोंग इन हिज करियर इतनी वेरिएशंस उन्होंने डेवलप कर ली थी कि वो फिर भी लीथल बॉलर थे। शाहीन में हमें ये डेवलपमेंट और ये एवोल्यूशन नज़र नहीं आई अनफॉर्चुनेटली। शाहीन देखें, शाहीन और नसीम काफी टाइम से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और एक बॉलर नहीं है, 10 बॉलर है
इसमें एहसान उल्लाह, हसन अली हो गए, मोहम्मद हसनैन हो गए, आकिब जावेद हो गए, बहुत सारे बॉलर आए जो कि 145 पे शुरू हुए, 135 पे आ गए। इसमें आपको रीजन पता होनी चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और उनके मेडिकल स्टाफ को रीजन पता होना चाहिए कौन सा मेथड अपना रहे हैं आप बॉलर्स के साथ। स्पेशली फास्ट बॉलर की ट्रेनिंग अलग है, या तो आप इसका इतना वेट उठा लेते हैं कि वो इस काबिल नहीं होते उनके मसल में भी, ये मुझे मेरी ऑब्जर्वेशन है। लेकिन ये दो बॉलर की जगह मतलब आपने कुछ बॉलर रखे हैं, इनके अलावा कोई आता नहीं, या तो आप घर से बुला के बहुत सारे न्यूजीलैंड भेज देते हो, वरना आप अली रजा को बुला के खिला भी नहीं रहे, जो कि बहुत ज्यादा परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, चाहे वो PSL हो, चाहे वो कादर ट्रॉफी का फाइनल में 10 विकेट सियालकोट की जानिब से हो। एब्सोल्युटली वो तो बनता था इस टीम के अंदर। ये मेरे ख्याल से क्योंकि मुझे जो मालूम चला 20-25 दिन पहले ये टीम बन चुकी है और रिजवान की वो पावर नजर नहीं आई जो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में नजर आई थी पहले आपको, और साउथ अफ्रीका में। ये टीम लाहौर और ट्रिनिडाद से कनेक्टेड है। ये बीच में जो कप्तान है ना, चाहे सलमान अली आगा कप्तान हो चाहे रिजवान हो, इस दफा इतनी ज्यादा से नहीं है। जो टीम बनी है उसमें लग रहा है कि वही टीम है जो कि T20 की है, वही टीम है जो वनडे की है। तो इसमें दोनों कप्तान गायब हो गए। तो मतलब कज़ाफ स्टेडियम लाहौर से ट्रिनिडाद, यानी कि माइक हैसन और कुछ लोग हैं जो कि इसको टीम को रन कर रहे हैं, और इसीलिए इनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अगर अपराध नहीं खेल रहा या कोई और नहीं खेल रहा तो फिर कुछ ना कुछ तो चल रहा है ना, जो कि हमें नजर आ रहा है। हो सकता है ये खुद ही बताएं बाद में जब सीरीज खत्म हो जाए। आई थिंक सिकू भाई यू आर द राइट गाय टू टॉक अबाउट। बात करना चाह रहा हूँ जी, अब तुमने वो जो सवाल के बॉलर्स पे कर रहे हो ना। जी, मैं बॉलर्स की बात करना चाह रहा हूँ। शाहीन की पेस या नसीम की पेस, या जैसे राशिद भाई ने और भी दीगर बॉलर्स का नाम लिया, आए 145 150 पे भी कर रहे थे, लेकिन फिर डिक्लाइन आता गया। और क्यों कम हो रही है पेस हमारे बॉलर्स की? यार आपने अभी किसी ने बोला था ना कि वसीम अकरम एज के साथ बढ़ते गए और फिर जाकर आखिरी में वेरिएशन हो गई। भाई इनकी तो एज ही नहीं बढ़ रही। एक अभी तक 21 का है, एक अभी तक 24 का है, मतलब ये कि बढ़ ही नहीं रही एज। मतलब एक्सपीरियंस आई नहीं। मैं तो हैरान हूँ वो कि आप, मैंने उस दिन डेटा निकाला था, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। इंडिया और इंग्लैंड का मैच हो रहा था। बेन स्टोक्स जो कि एक ऑलराउंडर है, वो बॉलिंग कर रहा था, उसकी पेस आ रही थी 144, 140, 138, 144। मैं हैरान। और मैंने जल्दी से जाकर उसका डेटा निकाला तो उसने अपनी ज़िंदगी में 21,590 ओवर्स किए हुए थे जब तक। 21,000। उसकी उम्र कितनी थी? 34 साल। और उसने जो है मतलब कमाल ही कर दिया यार। मतलब हमारे बॉलर 21 साल, हमारे बॉलर 23 साल, 24 साल और ठुस। अभी आप अली रजा की बात कर रहे हैं, अभी उसको मत लाएं। राशिद, मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि अभी उसको थोड़ा थोड़ा सा तगड़ा करने दें उस बच्चे को फिजिकली। अब वो उसने सिकू भाई, मसला हमारे क्रिकेट में ये है ना कि तगड़ा करते करते हम ज़ाया कर देते हैं लड़कों को। अब वो गायब से हो जाते हैं। फिर तगड़ा करने से वो तो 17 साल का है ना, 18 साल का है, वो भी 18 साल का है ना। उसको एक डोमेस्टिक सीजन में देखें, ये चीज़ें होती हैं जो हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, उनके ऊपर नज़र रखे कि वो जो डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहा है क्या वो प्रॉपर ओवर्स कर रहा है। ये चीज़ें होती हैं। दैट्स हाउ यू डेवलप योर प्लेयर। नाउ मेरा सवाल एक है, क्या शाहीन और नसीम दे आर स्ट्राइकिंग बॉलर्स और वो हेल्पिंग बॉलर्स हैं? क्या आखिरी में आके बॉल बचा लें और बस वो? ये पहले सवाल है। मैं सबसे सवाल करना चाहता हूँ, अगर वो स्ट्राइकिंग बॉलर्स हैं तो जैसे दुनिया के स्ट्राइकिंग बॉलर्स हैं, वो बीच में भी आके बॉल करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। आपने ये फैसला कर लिया, कप्तान ने या कोच ने, whoever is running the team, कि शुरू के वो 4 करेंगे, आखिरी के 6 करेंगे। मेरे हिसाब से उनको शुरू के 4, फिर बीच में आके 3 या 4 अगर कहीं स्ट्राइक हो रहा है, फिर आखिरी में आके 2। ये ना करेंगे उनको पूरे के पूरे 6 दे दिया, लोग मारे जा रहे हैं, उन्होंने 4 आउट कर दिए, वाह जी वाह, बहुत वाह। नहीं, उनकी बॉलिंग में वो, मैंने तो पूरा गेम देखा है। सुबह से उठा हुआ था, सारा मैच, सारी रात जाके मैच देखा है, कोई इसमें फड़क नजर नहीं आ रही थी, बिल्कुल नहीं नजर आ रही। आप फड़क की बात कर रहे हैं सिकू भाई। वैसे तो अहमद, हम कहते हैं ना एट टाइम्स के ऑप्शंस ही नहीं है पाकिस्तान के पास तो बॉलर्स ही नहीं है। एक नाम मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूँगा, वो मूसा खान का है। उनको भी हमने जिस तरह हैंडल किया आपके सामने है, डोमेस्टिक खेलते आ रहे हैं। अगर हम फर्स्ट क्लास की बात करें तो 32 मैचेस में 105 विकेटें हैं उनकी। दैट्स एक्सेप्शनल फिगर्स फॉर अ बॉलर जिसने अपने ऊपर मेहनत की हुई है, अपनी पेस मेंटेन की हुई है। अगेन इस किस्म के बॉलर्स को एक लंबी फहरिस्त है जिनको हमने कुछ ज़ाया सा कर दिया है, उनको उस तरह हमने यूटिलाइज नहीं किया जिस तरह हम कर सकते थे।
बहुत लंबा और जारहाना जवाब होगा। दीजिए। पूरी एक लॉबी और कैंपेन जो है कुछ हाथ फास्ट बॉलर में खड़े हुए थे। मूसा खान ऑलमोस्ट पाकिस्तान का एक फ्यूचर माना जा रहा था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जब उनको लेके जाया गया, बहुत ज्यादा प्लेयर्स जो है उसके उनसे लगा ली उन्होंने, इसलिए क्योंकि मिसबाउल हक साहब जो हैं वो खुलेआम कहते थे कि जी मिल गया, और जो जैसे ही उनके 2 मैच बुरे गए उनको साइड पे लगा दिया। उस लॉबी ने जो टीम के अंदर उस टाइम पे कंट्रोल कर रही थी फास्ट बॉलिंग को, और उसी लॉबी के थ्रू आप देखें कि बहुत ज्यादा प्लेयर्स इंजर्ड भी हुए। डॉक्टर्स ने बहुत ज्यादा बातें आई बाहर। आप देखें किसी चीज का प्रूफ होता नहीं है तो टीवी पे बैठ के फिर उस तरह की, लेकिन अंदर की बातें हमें पता लग जाती हैं। मूसा खान भी विक्टिम है इस सिस्टम के। मूसा खान विक्टिम है प्लेयर पावर के, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग के। मूसा खान एक बहुत जबरदस्त बॉलर, मुझे पर्सनली पसंद है। इसी तरह आपने किसी का ऑपरेशन गलत कर दिया, वो आजकल अजीब हरकतें कर रहे हैं टीवी में बैठ के, इधर उधर अपने कंटेंट बना रहे हैं फेसबुक पे, इस तरह आपने जाया किया। फिर आकिब जवेद को लेके आए हो, 145 पे बॉलिंग कर रहा है, आपको बोला है उसके साथ थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, साथ खड़ा होने में आपने उसको बाहर कर दिया। अली रजा एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, ये सब ठीक है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये PSL है, इसी की परफॉर्मेंस पे आप प्लेयर्स रखते हैं, डेवलप करते हैं, राइट? तो खुर्रम शहजाद की पेस कितनी आती है, बस मैं ये पूछना चाहता हूँ। क्या वो 132, 34, 35 पे बॉलिंग नहीं करते हैं? नहीं, वो टेस्ट क्रिकेटर है, वो टेस्ट क्रिकेटर है सर। PSL में खेल रहा है सर, उसको टैग किया हुआ है टेस्ट क्रिकेटर। मैं आपको भी बता तो भाईजान जब वो 132, 34, 35 पे तो वो भी बॉलिंग करते हैं। फिर आप देखें आपके जो मीर हैं वो भी 132, 34 पे जो है ना मीर हमजा बॉलिंग करते हैं। ये अली रजा, ये सारे बॉलर मौजूद हैं। मसला ये है कि आपको और मुझे ये चुप कराने के लिए 2-2 मैच उनको खिलाते हैं, लेकिन उनके सिस्टम और प्लान का हिस्सा नहीं है। टीम के अंदर खेलने के लिए ना उनके सिस्टम का हिस्सा होना जरूरी है। आपके जो है ना फ्रेंचाइज का कोच होना जरूरी है, या तो कोच हो या सिलेक्टर हो, तो या तो आपकी सेटिंग कहीं ना कहीं हो। इस तरह आपकी टीम के अंदर प्लेयर्स खेलते और निकलते हैं। इंशाल्लाह अगले 10 साल बाद भी यही हम बैठ के शो कर रहे होंगे और इन्हीं प्लेयरों का नाम। थैंक यू अहमद शहजाद, राशिद लतीफ साहब, सिकंदर बख्श साहब, आपका शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। अपॉलॉजीज अहमद, वी आर आउट ऑफ टाइम। आज के लिए इतना ही। आज का मैच एंजॉय करना, लेट्स होप वी विन एंड टेक द सीरीज होम। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।